Assalamu alaikum students. This is the second lecture of the week. और लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनहेरिटेंस का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट किया था. इनहेरिटेंस जो है इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन कि ये इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक्चुअली हम क्या जो है वो अचीव कर रहे होते हैं. Inheritance जो है simply speaking is creating new classes from the existing classes. This is what we have defined last time. And after doing the inheritance, we have two types of the classes. एक जिनको हम derived classes कहते हैं, जिनकी कोई ना कोई parent class होती है, और एक जिनको हम base classes कहते हैं, जिनसे हम further classes जो है वो या child classes जो है वो derive कर रहे होते हैं. Okay, we have differentiated between single inheritance and multiple inheritance. और ये कुछ examples हमने की थी, advantages के ऊपर बात की थी कि inheritance का क्या benefit जो है वो हम achieve कर सकते हैं. This is important. This was the syntax of the inheritance. जब भी आपने child class create करनी है तो उसका तरीका ये है child class create करने का कि आप उसी तरीके से class का keyword use करते हैं, चाइल्ड क्लास को नेम देते हैं और कोलन के बाद आप टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस जो है इसको डिफाइन करते हैं और फिर बेस क्लास या पेरेंट क्लास जो है वो आप यहाँ पे बताते हैं. ये उसका सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का. इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कीवर्ड अवेलेबल होता है विद द नेम प्रोटेक्टेड. ये स्पेसिफिकली यूज होता है इनहेरिटेड क्लासेस के लिए. यहाँ पे आप बेस क्लास जो है इसके कौन से मेंबर चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो यूज करते हैं. तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये खास तरह के क्लास के मेंबर्स हैं, ये सिर्फ उसके चाइल्ड एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उन सबको जो है वो प्रोटेक्टेड वाले एरिया के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. ओके जी, ये एक एग्जांपल थी लास्ट टाइम जो हमने देखी थी. इसमें हमने एक्चुअली किया ये था कि हमने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले का और एक हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया था प्लस प्लस का, और इसमें हम क्लास के प्राइवेट डेटे को काउंट को जो है वो सिंपली जो है वो हम इंक्रीमेंट कर देते हैं या उसमें 1 इंक्रीमेंट जो है वो परफॉर्म कर देते हैं. फिर हमने इसकी एक चाइल्ड क्लास क्रिएट की थी, वही सिंटैक्स यूज करके इंडेक्स 1 के नाम से हमने इसकी एक चाइल्ड क्लास जो है इसको क्रिएट किया था, और जो टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस हमने यूज की थी दैट वाज पब्लिक. ओके, और यहाँ पे हमने एक ही ऑपरेटर ओवरलोड किया था माइनस माइनस का, और वो जो काउंट हमारे पास अवेलेबल था फ्रॉम द पेरेंट क्लास उसमें हमने 1 माइनस कर दिया था इनसाइड दिस ओवरलोडेड माइनस माइनस ऑपरेटर. ओके, फिर हम मेन फंक्शन में आगे, वहां पे आके हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इंडेक्स 1 आई हमने चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने इसके पेरेंट के ऑपरेटर को एक्सेस किया 2 दफा, और पेरेंट के डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस किया, और फिर इसके अपने फंक्शन को ऑपरेटर को जो कि यहाँ पे ओवरलोडेड है माइनस माइनस इनसाइड दिस चाइल्ड, हमने उसको जो है वो यहाँ पे एक्सेस किया. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया है कि हाउ वी कैन क्रिएट द बेस क्लास जिसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और फिर उसकी चाइल्ड क्लास जो है वो हम किस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्टरी कोड जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके जी, ये इसके आउटपुट है, ये आप लास्ट टाइम देख चुके हुए हैं. अब जरा थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा. बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी कि जब आप ड्राइव क्लास बनाते हैं जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल होती है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटीज एज कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट क्लास. तो उसकी रीजन भी अब आपको यहाँ पे काफी हद तक समझ आ रही है कि जो क्लास इंडेक्स है यहाँ पे उसके पास अपने पेरेंट की तो सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट कर ही रही है उसके इनसाइड, इसके साथ साथ उसकी अपनी फंक्शनैलिटीज भी उसके पास अवेलेबल हैं.
तो दिस इज द थिंग विच एक्चुअली मेक्स ए चाइल्ड क्लास इवन मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट क्लास, कि वो अपनी फंक्शनैलिटीज को भी यूज कर रही होती है और उसके साथ साथ अपनी पेरेंट फंक्शनैलिटीज जो है इनको भी यूज कर रही होती है। तो इसको या इस कैपेबिलिटी की वजह से ये ज्यादा पावरफुल जो है वो बन जाती है इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट। ओके जी, यहाँ पे अब जरा कुछ और सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस, जरा इनको क्विकली देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे पब्लिक टाइप की इनहेरिटेंस देखी है। पब्लिक टाइप की इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। और इसमें होता यह है कि इट मीन्स दैट पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर पब्लिक मेंबर्स ऑफ द ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस का क्लास आर प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ड्राइव क्लास। तो जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो जो पेरेंट है उसका बिहेवियर एज इट ट्रांसेंड हो जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर। आप जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिक ही रहते हैं चाइल्ड के अंदर, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर आप पब्लिक की जगह पे प्राइवेट का कीवर्ड यूज करें, जैसे अभी आपको जो यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, इसमें हमने पब्लिक की जगह पे प्राइवेट का कीवर्ड जो है वो यूज किया हुआ है। तो व्हेन वी यूज द प्राइवेट कीवर्ड, तो दिस मीन्स दैट this is a type of the inheritance means protected and public members of the base class are private members of the derived class। तो अगर आपने प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज की है तो इसका मतलब ये है कि इसके पब्लिक मेंबर्स जो है पेरेंट क्लास के और उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है नाउ दे विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास। प्राइवेट इनहेरिटेंस का एक रीजन ये भी होती है कि जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो फंक्शनैलिटी डाउन द हायरार्की ट्रांसेंड नहीं होती, मूव नहीं होती, तो वहां पे आके रुक जाती है फंक्शनैलिटी, अगले चिल्ड्रन लेवल पे जो है वो आगे मूव वो नहीं कर रही होती। थोड़ा सा एक और डिस्कशन हम करते हैं रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस और फिर इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्टर क्लास के ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं व्हेन एवर वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जिसको हमने इंस्टेंशिएट करना भी कहा था। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद से कॉल हो जाते हैं, और जब भी क्लास के ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है तो उसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब यहां पे हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हमने एक इनहेरिटेड कोड लिखा हुआ है जिसमें एक क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है, फिर उसके आगे एक और चाइल्ड क्लास है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स का बिहेवियर क्या होगा। ओके, ये जरा देखिएगा। व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास कॉल्स फर्स्ट एंड देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास विल बी कॉल्ड। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा होता है। तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, बल्कि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहे होते हैं। एंड द डिस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव क्लास कॉल्स फर्स्ट एंड देन द डिस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। तो जो डिस्ट्रक्टर्स हैं ये रिवर्स ऑर्डर में कॉल होते हैं। मतलब जब आपने देखा कि स्कोप ऑफ द ड्राइव ऑब्जेक्ट जो है ये एंड हो रहा है, तो पहले ड्राइव का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस का डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। तो हम इसको जनरली कह देते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर है ये टॉप डाउन होता है और जो डिस्ट्रक्टर का बिहेवियर है ये बॉटम अप होता है। मतलब पहले पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं और उसके बाद जो है नीचे जो चाइल्ड है इनके कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होते हैं, और डिस्ट्रक्टर का बिहेवियर जो है ये बॉटम अप मैनर में जो है वो चल रहा होता है। इस चीज को जरा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। लेट्स से आपके पास एक क्लास Z है विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लास Y, और फिर ये जो Y क्लास है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लास X। ठीक है, ये इनसे इस तरीके से ये ड्राइव हो रही है। मतलब यहाँ पे X जो है ये पेरेंट है और फिर उसका एक चाइल्ड है Y, और फिर Y का चाइल्ड जो है वो Z है। तो अगर आप
ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं z का। ओके, तो इफ वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द z, लाइक आप यहां पे लिखते हैं zx या za कह देते हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं z का। तो जब भी आप z का ऑब्जेक्ट जो है इसको क्रिएट करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर्स का बिहेवियर है ये टॉप डाउन होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा x का 1 पे, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा y का, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा z का। ओके, तो टॉप डाउन बिहेवियर होता है कंस्ट्रक्टर्स का। अगर z का ऑब्जेक्ट जो है इसका स्कोप एंड होता है, इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका बिहेवियर जो है ये बॉटम अप होता है। इसका मतलब ये है कि पहले डिस्ट्रक्टर z का कॉल होता है, फिर डिस्ट्रक्टर y का कॉल होता है, और सबसे एंड पे डिस्ट्रक्टर ऑफ x जो है ये कॉल होता है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। इस सारे बिहेवियर के लिए आपने वही एक क्लास x बनाई और x के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर में लिख दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ x और डिस्ट्रक्टर में लिख दिया डिस्ट्रक्टर ऑफ x। ओके, और फिर आपने क्लास y बनाई और जरा देखिएगा इसको आपने इनहेरिट किया x से। ओके, तो x इसकी पेरेंट है तो आपने x से इसको इनहेरिट कर दिया। इसमें भी आपने मैसेज दे दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ y एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ y। ओके, और फिर आपने एक क्लास z क्रिएट की और इसको आपने इनहेरिट कर दिया क्लास z को क्लास y से। वही बिहेवियर जो आपको प्रीवियस स्लाइड में नजर आ रहा था उसको आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके आपने कंस्ट्रक्टर ऑफ z लिख दिया है, फिर आपने डिस्ट्रक्टर ऑफ z लिख दिया है, और ये सारा लिखने के बाद आप मेन में आ गए और मेन में आके आपने ऑब्जेक्ट ऑफ z बनाया। अब इंटरेस्टिंग है, आपने ऑब्जेक्ट ऑफ z बनाया तो आपको आउटपुट ये आएगी। अब जरा आउटपुट पे गौर करिएगा, सबसे पहले x का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर y का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और सबसे एंड पे z का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टर के बिहेवियर को देखें तो वो रिवर्स है। सबसे पहले z का अपना डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर y का डिस्ट्रक्टर, और सबसे एंड पे x का डिस्ट्रक्टर। ओके जी, तो जो बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स है ये टॉप डाउन होता है इनहेरिटेंस के अंदर, और जो बिहेवियर ऑफ डिस्ट्रक्टर है ये बॉटम अप होता है। अब एक और टॉपिक हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे कवर करेंगे, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। इससे पहले जरा देख लीजिएगा क्विकली कि हमने इनहेरिटेंस में क्या कवर किया। एक तो हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस होती क्या है और इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या होती हैं, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कैसे होती है, इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर का बिहेवियर क्या होता है, इसके ऊपर हमने जो है वो डिस्कशन की है। अभी एक और टॉपिक जो है वो हम इंट्रोडक्टरी हद तक कवर कर रहे हैं ताकि कुछ आपको इसका आइडिया हो। इस टॉपिक को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको जरा देख लीजिएगा कि हमारे पास डिफरेंट तरह की एरर्स होती हैं प्रोग्राम्स के अंदर, और ये एरर्स जो हैं वो डिफरेंट तरीकों से आ रही होती हैं। सम टाइम हमारे पास कोडिंग एरर्स होती हैं जो कि कोड के अंदर आपने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की होती हैं जिनकी वजह से एरर्स आ रही होती हैं। एरर्स ड्यू टू द रॉन्ग इनपुट होती है बाय द यूजर, या यूजर की एंड पे एरर्स होती हैं, या प्रोग्रामर्स के एंड पे एरर होती हैं, या कुछ और तरह की एक्सेप्शंस आ जाती हैं। सम टाइम इंटरनेट एक्सेप्शंस आ जाती हैं, सम टाइम अदर टाइप की एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो ये सारी जो हैं इनको हम एरर्स के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। जब भी कोई एरर आती है तो उसके अगेंस्ट सिस्टम का कोई रिस्पांस होता है। ओके, ये जो रिस्पांस होता है इसको हम टेक्निकली एक्सेप्शन कहते हैं। जब भी आपके पास कोई एरर आई, एरर की वजह से आपका सिस्टम बंद कर सकता है, प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, तो कोई ना कोई रिस्पांस आपका सिस्टम जो है वो जनरेट कर रहा होता है ऑन द सिचुएशन व्हेन वी कन्फ्रंट सम काइंड ऑफ एरर। तो इस बिहेवियर को हम एक्सेप्शन कह रहे होते हैं। कि जो आखिरी लाइन है, जरा इसको मैं दोबारा से रीड कर रहा हूं, जरा इसको गौर से देखिएगा। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज C++ throw an exception
थ्रो एन एरर। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम कोडिंग लेवल पे आ सकती है, रन टाइम पे आ सकती है। जब भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है तो आपका सिस्टम जो है ये कोई एक्सेप्शन या एरर जो है वो थ्रो कर रहा होता है। ओके जी। और इस सारे प्रोसेस को जहां पे हम एरर्स को, स्पेशली रन टाइम एरर्स को डील कर रहे होते हैं, इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कह रहे होते हैं, या हाउ टू हैंडल द एरर्स, या हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस, या एरर जो है इनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++ कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड्स। एक इसमें हमारे पास ट्राई का कीवर्ड होता है जो हम यूज करते हैं, और द ट्राई स्टेटमेंट अलाउज यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ द कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो ये सेंसिटिव ब्लॉक होता है, आप उसको ट्राई के अंदर मेंशन कर देते हैं, या आपके कोड का वो हिस्सा जहां पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एरर आ सकती है, या यूजर एरर क्रिएट कर सकता है, या किसी और वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस ब्लॉक को आप ट्राई ब्लॉक के तौर पे मेंशन कर देते हैं। तो याद रखें, आपके कोड का वो पोर्शन जहां पे एरर आ सकती है, आप उसको ट्राई ब्लॉक के तौर पे रेफर कर देते हैं, और यहां से आप थ्रो के कीवर्ड को यूज करके एक्सेप्शन जो है इसको थ्रो कर रहे होते हैं। जब भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो आप थ्रो का कीवर्ड यूज करके एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे होते हैं। द थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन द प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड एंड विच लेट्स अस क्रिएट ए कस्टम एरर, जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट के केस में अक्सर वो एक एरर नंबर जनरेट हो जाता है, तो भी एक तरह से एग्जाम्पल है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। वहां पे एक खास तरह की एरर या खास तरह की एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट की जा रही होती है, एक्सेप्शन जो है वो वहां पे थ्रो की जा रही होती है, और उस एक खास नंबर के साथ उस एक्सेप्शन को या एरर जो है इसको रेफर किया जा रहा होता है। कैच का कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। द कैच स्टेटमेंट अलाउज यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। तो अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर वो प्रॉब्लम या इशू अराइज कर जाता है तो आप उसके लिए एक कैच का ब्लॉक लिख सकते हैं। कैच का बिहेवियर जो है वो फंक्शन की तरह का ही होता है, इसको आर्गुमेंट भी आप देख सकते हैं फंक्शन की तरह ही। काम इसका ये होता है कि जो थ्रो कीवर्ड के साथ आपने एरर थ्रो की होती है वो ये ब्लॉक जो है इसको कैच कर रहा होता है, तो ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है अपने इमीडिएट ट्राई ब्लॉक के साथ। तो वहां पे जो एरर जनरेट हो रही होती है, थ्रो हो रही होती है, वो एरर जो है वो यहाँ पे कैच हो रही होती है, बाय यूजिंग द कैच ब्लॉक जो है इसको कैच किया जा रहा होता है। ओके जी। और ये कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं ट्राई एंड कैच। ट्राई वो सेंसिटिव कोड होता है जहां पे एरर आ सकती है, जिस स्टेटमेंट में एरर आती है आप वहां पे थ्रो के साथ एरर मैसेज जो है वो थ्रो कर सकते हैं, और ये मैसेज रीड करता है आपका कैच का ब्लॉक, जो कि इसको कैच करता है और जो भी एरर होती है ये यूजर को कम्युनिकेट कर देता है। इसका कॉम्बिनेशन जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ट्राई ब्लॉक बना सकते हैं, ट्राई का कीवर्ड यूज करके स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेस के साथ आप अपने कोड का वो हिस्सा डिफाइन कर सकते हैं जो कि सेंसिटिव है और वहां पे एरर जो है वो आ सकती है। तो जहां पे एरर आती है उसको आप थ्रो कर देते हैं, एक्सेप्शन को, जो भी एरर होती है उसको आप एक्सेप्शन के साथ जो है वो थ्रो कर देते हैं। नॉर्मली इट इज रिटन इन द कंडीशनल फॉर्म या इफ ब्लॉक के अंदर जो है इसको राइट किया जाता है। जो भी एक्सेप्शन थ्रो होती है इसके लिए आप एक कैच ब्लॉक बनाते हैं। तो कैच ब्लॉक जो है इस एक्सेप्शन को रीड करता है और आपने जो भी मैसेज वगैरह डिस्प्ले करवाना होता है वो मैसेज जो है वो आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक एग्जांपल जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं भी चाहूंगा कि ये 1 बाय 1 आपके सामने डिस्प्ले हो। अभी मैं जरा इसको थोड़ा एनिमेट कर देता हूँ ताकि ये स्टेटमेंट जो है आपके सामने, कोड स्टेटमेंट जो है वो 1 बाय 1 आए।
और ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे बेहतर हो सके। ओके जी, जरा क्विकली एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल एज का लिया, यूजर को कहा कि एंटर योर एज, और ट्राई ब्लॉक के अंदर अब हम वो कोड लिख रहे हैं जहां पे एरर आ सकती है। तो हमने सीन किया एज को और चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, तो एक्सेस ग्रांटेड, यू आर ओल्ड इनफ। एल्स केस के अंदर जरा गौर करिएगा कि हम एक्सेस ग्रांट नहीं करना चाह रहे, तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक्सेस ग्रांट नहीं करना चाह रहे, तो यहां पे हमने थ्रो कर दिया है 505 एज रिस्ट्रिक्शन एरर, आप इसको समझ सकते हैं। वो यहां पे हमने थ्रो कर दी है एरर नंबर 505, ये नंबर जो है वो हमने यहां पे थ्रो कर दिया है। ओके, और यहां पे हमने ये ट्राई ब्लॉक जो है इसको क्लोज कर दिया है। तो मैंने पहले बात की है कि जो आपके कोड का सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ पे आप समझते हैं कि एरर या एक्सेप्शंस आ सकती हैं, वहां पे आप ट्राई ब्लॉक जो है वो यूज करते हैं, और जिस पोर्शन पे वो एरर आती है वहां पे आप उस एरर को थ्रो कर सकते हैं, किसी नंबर की फॉर्म में, किसी एरे की फॉर्म में, या आप इसको किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो थ्रो कर सकते हैं। तो ये जो एरर है ये अब आपने थ्रो की है, ये अब कैच ब्लॉक के अंदर आप रीड करेंगे। तो ट्राई एंड कैच कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं, पेयर में लिखे जाते हैं। तो ऊपर वाला ट्राई आपने लिखा और यहां पे आपने इसको कैच कर लिया, इस एरर को, मतलब ये जो नंबर है ये यहाँ पे असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड, और आप एरर नंबर डिस्प्ले कर दें, और यहाँ पे आप अपना कोड जो है इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। कोड अगर आपने कंटिन्यू रखना है फॉर द मेंबर्स हु हैज द एज ग्रेटर देन 18, तो आप बाकी का कोड जो है उसको इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके जी, तो ट्राई ब्लॉक आप उस कोड पोर्शन में मेंशन करते हैं जहां पे पॉसिबिलिटीज होती हैं एरर आने की, और जहां पे एरर आती है वहां पे आप उसको थ्रो करते हैं, जिसको कैच का ब्लॉक जो है वो रीड करता है, और आप वहां पे यूजर को मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज अगर यूजर 15 एंटर करता है तो एरर आ जाएगी, और एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ जाएगा, और एरर नंबर जो है ये भी जनरेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं एरर्स की, और इसमें हम एक काफी फेमस एरर है डिवीजन बाय जीरो वाली एरर, जो कि अक्सर यूजर इनपुट पे हमें पेश आती है। वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर बाय जीरो, वी नो दैट ये अनडिफाइंड है अभी तक, इसका रिजल्ट जो है इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इट्स रिजल्ट, तो सिस्टम भी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो डिवीजन बाय जीरो जो है ये एक तरह से एरर है, एक्सेप्शन है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको भी कंसिडर करें व्हेन एवर यूजर ट्राई टू डिवाइड ए नंबर बाय जीरो, तो हम उसको एक्सेप्शन जो है उसको क्रिएट करें। तो अभी जो एग्जांपल आपको नजर आएगी इसको हमने थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, ये भी जरा आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने डिवाइड बाय जीरो की एक क्लास बना दी है, और इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो कि मैसेज करेगा, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो वाला मैसेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि दो नंबर्स जो हैं इनको टेस्ट कर रहा है, और अगर नंबर जो है वो इक्वल टू जीरो के है तो ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है, एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर रहा है। अभी आपको ट्राई ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, ट्राई ब्लॉक हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और उसके बाद हम डिवीजन जो है इसको रिटर्न कर देते हैं। इफ पार्ट तभी चलेगा जब डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू जीरो के होगा, मतलब जीरो से डिवाइड करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ओके जी, इसके बाद ये दो नंबर्स हमने लिए और एक थर्ड नंबर लिया, एंटर टू नंबर यूजर को कहा, इनको सीन करवा दिया। उसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक में चेक किया, फंक्शन को कॉल किया। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप जानते हैं हमने एक्सेप्शन थ्रो की हुई है, और ये एक्सेप्शन उस वक्त होगी जब नंबर टू जो है ये इक्वल टू जीरो के होगा, और हमने रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया अगर ऐसा नहीं है, और इस सारे को हमने यहाँ पे लिख दिया।
और कैच पार्ट के अंदर आप देखिएगा जरा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का और यहाँ पे हमने क्लास के व्हाट फंक्शन को कॉल करके एक्सेप्शन मैसेज जो है इसको डिस्प्ले किया हुआ है। ओके जी, इस कोड को जरा यहाँ पे देख लें। फर्स्ट टाइम मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स और यूजर ने अगर 9 और 3 एंटर किया है तो कोई एरर नहीं आएगी, बल्कि 3 नंबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर यूजर ऐसा नहीं कर रहा, मतलब उसने 0 एंटर किया है एज ए सेकेंड नंबर, तो आप देखिएगा कि एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी और मैसेज आ रहा है एक्सेप्शन अकर्ड, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पे अगेन हमने एक रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन जो है इसको रिटर्न किया है और फिर उसके रिलेटेड हमने मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल वी हैव इन दिस कोर्स। और जितने भी टॉपिक्स आर सपोज टू कवर वो हमने होपफुली कवर कर लिए हैं थ्रू आउट दिस कोर्स। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, जो कि कल मैं कोशिश करूंगा इसको डिलीवर करने की, उसके अंदर हम थोड़ा कोर्स जो है इसको रिव्यू करेंगे, इसके टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे जो कि थ्रू आउट द कोर्स हमने कवर किए हैं, और थोड़ी इससे रिलेटेड डिस्कशन जो है इसको हम कल का जो आपका वीडियो लेसन होगा उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।